नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश शुरू कर चुकी हैं। खबर यह है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और कहा यह जा रहा है कि कई मंत्रियों के या विधायकों के क्षेत्र भी बदले जा सकते हैं। तमाम चर्चाओं को लेकर आज हम बैठे हैं और तमाम बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अमित मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहली बात, विधानसभा के चुनाव के पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और चर्चा यह है कि कई विभागों को से छुट्टी भी हो सकती है मंत्रियों की। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें हैं ये पहले भी चलती रही हैं। लगातार ये चर्चा रही है कि जो खाली हैं पद, उन पर जल्दी मतलब सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ लोगों को बैठाएंगे। लेकिन ये पूरा मसला संगठन और सरकार के बीच जो है तालमेल का मसला रहा है। पहले भी ये देखा गया था कि तमाम अंचल से ये कहा जा रहा था कि यहाँ से इनको जिम्मेदारी मिलेगी, कुछ और नाम आ रहे थे। शिवराज कैबिनेट में जो उनके एकदम बहुत करीबी लोग थे, उन पर जरूर ये था कि उनको जल्दी ही जिम्मेदारी मिल सकती है, कैबिनेट में स्थान मिल सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार एक ऐसी टेढ़ी खीर है भाजपा के लिए कि इस पर लगातार मंथन चलता रहा। 2021 में भी तमाम अटकलें चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा, इनका नाम है पैनल में, सब एकदम से सक्रिय हो जा रहे थे। और सीधी सी बात यह है कि मध्य प्रदेश भाजपा और संगठन सरकार के बीच में वो तालमेल कहा जाए कि नहीं बन पा रहा था, इसीलिए अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया था। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो नॉन परफॉर्मर हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ऐसे कम से कम 6 से 7 मंत्रियों का नाम बीच बीच में आता है। इंटरनल सर्वे जो पार्टी ने कराए हैं, संघ ने कराए हैं, संगठन ने कराए हैं, उसमें ऐसे नाम है कि उनको अब फिर हटाया जा सकता है, क्योंकि अगर विस्तार करना है, ये जो जमावट करने की अब कोशिश है, ये मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की जमावट है। क्षेत्रीय समीकरण, जाति संतुलन, किसका कितना प्रभाव, किसका विरोध, किसके साथ सब कोई, ये सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन ये कहना स्पष्ट रूप से कि अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जो फैसला संगठन ले लेगा सरकार मान लेगी, सरकार जो फैसला करेगी संगठन को कोऑर्डिनेशन में लेके करेगी, पूरी दौड़ जो है दिल्ली के दरवाजे तक है। यहां से कोई चीज फाइनल हो रही तो दिल्ली में रुक जा रही है, दिल्ली से कोई इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं तो यहां पर उसमें आम सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार बीजेपी के लिए अभी बहुत उतना आसान नहीं है और ये चर्चाएं हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भोपाल में अभी तुरंत ये तो डिसाइडेड लग रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद, हिमाचल और गुजरात के जब परिणाम आ जाएंगे उसके बाद वहां के परिणाम बहुत कुछ निर्धारित करेंगे कि कितने बड़े रिफॉर्म्स हो सकते हैं। हो सकता है बहुत बड़े रिफॉर्म्स हो जाएं, बहुत बड़े परिवर्तन हो जाएं, तमाम नए लोगों को जिम्मेदारी मिल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन सिंधिया खेमे से आने वाले मंत्रियों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जो है वो भी सबके सामने है। ऐसा कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बदला भी जा सकता है। इन्हीं सब चीजों पर डिस्कशन चल रहा है और अब लगभग अब आम सहमति इसलिए बन जाएगी क्योंकि 2023 की चुनावी जमावट करनी है। गुजरात की बात की, क्योंकि गुजरात के परिणाम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। विंध्य की अगर हम बात करें, क्योंकि नया प्रतिनिधित्व की बात हो रही है कि क्या विंध्य को नया प्रतिनिधित्व मिल सकता है और कई मंत्रियों की छुट्टी होने की भी बात कही जा रही है। क्या कहेंगे कि विंध्य को किस तरह की चीजें आगे मिलने पे वाली? देखिए, विंध्य जो है परफॉर्मर रहा है बीजेपी के दृष्टिकोण से। विंध्य ने जो परफॉर्मेंस दिया है, विंध्य से जो परिणाम मिले थे, अप्रत्याशित परिणाम, इस बारे में कई नेताओं ने यह तक कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में दोबारा शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, कमलनाथ की सरकार गिरा के बनी, तो वो उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो विंध्य था। क्योंकि विंध्य ने जो प्रदर्शन दिया, जिस तरह के परिणाम दिए, 24-24 सीटें, तो वो परिणाम इसीलिए जब इस तरह का परफॉर्मेंस आया तो हिम्मत बधी कि हाँ, अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस, अगर आप सोचिए विंध्य में 8-10 में बीजेपी रुक जाती और वो आंकड़ा जो कमलनाथ बहुमत के लिए जैसे 114, 116 फिर 122 तक जाना, तमाम चीजें थी, अगर वो 140 में खड़े होते तो शायद वो परिस्थितियां नहीं होती। इसको लेकर पहले भी कमलनाथ भी ये बोल चुके हैं कि विंध्य के कारण हमारी सरकार गई। इस पे बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट हुआ, कांग्रेस के अंदर ही तमाम नेताओं के बीच मतभेद देखने को मिले। तो ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि विंध्य परफॉर्मर रहा है और इस बार कांग्रेस पूरी ताकत अब विंध्य में लगाने की कोशिश कर रही है। देखिए, परिणाम उनके पक्ष में है। नगर निगम चुनाव में उनको जीत मिली, शहडोल नगर पालिका का जो चुनाव था उसको भी कांग्रेस ने जीत लिया, सिंगरौली में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सीधी में
लोकल जो सीट थी वो निकली, जिला पंचायत में भी कुछ जगह हुआ, तो मतलब ये डेवलपमेंट उनके दृष्टिकोण से अच्छा है। बीजेपी का पूरा फोकस अब विंध्य पे रहेगा। ये बिल्कुल कहना कि विंध्य में जो जिम्मेदारी है, जैसे सतना से मंत्री बना दिया, रीवा से विधानसभा अध्यक्ष है, सीधी को क्या जिम्मेदारी देंगे, उस पर भी विचार चल रहा है। दूसरा अनूपपुर बिसाहूलाल सिंह है वहां से, लेकिन उनके भी परफॉर्मेंस पे तमाम तरह की बातें होती हैं। तो ये सब कुछ परिवर्तन ऐसे होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी जो फोकस है बीजेपी का, जैसे एसटी एससी वोट को सीधे टारगेट कर रही है बीजेपी, जो पिछली बार आदिवासी वोट बैंक विशेष रूप से हटा था। अगर किसी ऐसे मंत्री को हटाते हैं तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है उसी वर्ग से लें, कहीं ऐसा ना हो कि इसका विद्रोह शुरू हो जाए, विरोध शुरू हो जाए। इसलिए उनका पूरा फोकस जो है वो विंध्य पे रहेगा। और अगले आने वाले समय में ये बिल्कुल सही है कि विंध्य से कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन कैसे मिलेगी, किसे मिलेगी, किन जगहों पर, क्योंकि देखिए जो नाम चल रहे हैं उसके इतर भी नामों पर चर्चा है। चर्चा इसलिए है क्योंकि उनका जो पूरा फोकस है वो ये है कि हम अपना परफॉर्मेंस 2018 विधानसभा चुनाव का रिपीट कर पाए, क्योंकि जिन जगहों पर, जैसे नगर निगम बॉडी में जहां पर कांग्रेस आ गई है, नगर पालिका में आ गई है, नगर परिषद में, जनपद में, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक चुनौती बीजेपी के सामने रहेगी। लेकिन सब कुछ यही निर्धारित करेगा कि अगला चुनाव किस तरह से लड़ना है, संगठन का तालमेल कैसे जनप्रतिनिधियों से हो पाए, इस पर भी एक बड़ा काम बीजेपी कर रही है। और बीजेपी ने 2023 के हिसाब से अपनी जमावट शुरू कर दी है। आपने एक बात कही कि विंध्य के परिणाम कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा पॉजिटिव रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती ये कही जा सकती है कि जिस तरह के 2018 में परिणाम रहे, उसको आगे बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती मानते हैं। नहीं, बिल्कुल चुनौती होगी, क्योंकि आप लगातार परफॉर्मर हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप बीते इलेक्शंस को ही देखिए, जो पंचायत और निकाय के चुनाव हुए, उसमें स्पष्ट रूप से ये हर बार जो लोग चुनाव हार गए, या फिर जहां पर बीजेपी की हार हुई या कांग्रेस की हार हुई, ये कहते हैं कि इन चुनावों का सेंटिमेंट अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग होता है, लोकसभा अलग होता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ग्रॉस लेवल पे काम जहां पे हुआ, या फिर जहां पे जनता ने ये कहा कि नहीं अब इनको बदलना चाहिए, अगर वो चीजें उस तरह से गई तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां। देखिए 2003 से सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, बीच में एक कार्यकाल रहा जो कमलनाथ को मिला, 13 महीने की सरकार, वो सरकार गई। अब जब आप इतने लंबे समय से हैं, अप्रॉक्स आप जब अब बढ़ेंगे तो करीबन सीधे क्लोज टू 20 जा रहे हैं, 20 सालों से सीधे तौर पे। अब वो 20 साल, हम कहते हैं 18 साल 19 साल से, इस टाइम फ्रेम में जनता के जो मुद्दे हैं, जनहित के जो बड़े मुद्दे हैं, अब जब आप उनको लेकर जाएंगे कि इनको हमको अगले साल पूरा करना है, अगली सरकार जब बनेगी तो हम पूरा करेंगे, तो एक बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि आप 18 साल से थे, क्या हुआ। तो ये एक बड़ा टास्क होता है, जो लंबे समय से जनप्रतिनिधि हैं, हर कोई बाबूलाल गौर नहीं बन सकता ना, इसलिए बनने की कोशिश सब करते हैं कि लंबे समय से एक ही सीट से जीते आए या जो परफॉर्मर रहे। अब उनके सामने यह है कि परफॉर्मेंस दिखाइए। आप देखिए कि एक यात्रा चल रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तमाम लोग जुड़ रहे हैं। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की एक अलग यात्रा चल रही है। वो यात्रा ये है कि वो एकदम क्षेत्र में सक्रिय हो गए। आरएसएस का, बीजेपी का सर्वे जो आया, जिसमें करीबन 40 से 45 ऐसे विधायक हैं जो एकदम रडार पे हैं, उनको बता दिया गया है कि जाके ग्राउंड बनाइए, अगले सर्वे में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, नहीं तो टिकट भी कट जाएगा। तो इसलिए सब एक्टिव हो गए, सबकी यात्राएं शुरू हो गई, लोगों से मिलना जुलना, जनसंपर्क, वोट बैंक, जाति समीकरण, क्षेत्रीय नेताओं को सबको साधने की कवायद शुरू हो गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आपने बात की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तमाम कांग्रेस के द्वारा तैयारियां भी की जा रही हैं। एक चर्चा है पूरे प्रदेश में ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश में आएगी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की एक लंबी टीम भाजपा में शिफ्ट हो रही है। ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी के दावा भी कर रही है पार्टी के द्वारा। इसमें क्या कहेंगे कि क्या आगे किस तरह की संभावनाएं? देखिए, बीजेपी ऑपरेशन लोटस नहीं चला रही। बीजेपी का ये कहना है कि ऐसी कोई प्रक्रिया हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो खबर है वो ये है कि राष्ट्रपति चुनाव में जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, उन विधायकों को सीधे तौर पे बीजेपी टारगेट कर रही है। बीजेपी का फोकस है कि जब मध्य प्रदेश में आए, देखिए तेलंगाना में थे राहुल गांधी, वाई इलेक्शन हुआ, यात्रा चल रही थी, कैसे चुनाव हार गए। व्यक्तिगत ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो रही है कि राहुल गांधी एक मास लीडर के रूप में निखर रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, तमाम चीजें। लेकिन पार्टी को कितना इससे फायदा होगा ये भविष्य में पता चलेगा, तुरंत नहीं हो सकता, क्योंकि आप वहां से चले
कन्याकुमारी से आगे बढ़े, फिर उसके बाद गुजरात में जो स्थिति हुई, विधायक चले गए, माफ कीजिएगा गुजरात बोलो, गोवा में, फिर उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, वहां पे भी डैमेज हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी अगर ऐसी कोई तैयारी कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अगर आप उसके ठीक पहले ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं या ये ऐसा कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, टिकट देंगे या कुछ भी करेंगे, अब ये समझ में नहीं आता। हालांकि कमलनाथ का एक स्टैंड जो निकल के सामने आया कि हम अपनी पार्टी के मूल कार्यकर्ता को टिकट देंगे, हमारे संपर्क में भी भाजपा के कई विधायक हैं। ये बात, इसमें कितनी सत्यता है ये वही जानते होंगे। वो उस समय भी बता रहे थे कि सब हमारे बहुत संपर्क में है जब सरकार गई थी। अब इन परिस्थितियों में अगर ये डैमेज होता है तो ये निश्चित रूप से बीजेपी कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? अगर एक नैरेटिव तैयार हो रहा है प्रदेश में, जो नैरेटिव लगातार कांग्रेस बना रही है कि गद्दार पार्टी छोड़ के गए, पार्टी के प्रति वफादार नहीं थे, गद्दार थे, तमाम चीजें थी, ये नैरेटिव पब्लिक के बीच में छोड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर पार्टी से विधायक जाते हैं, आगे आने वाले समय में 2023 में कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए बड़ी चुनौतियां हो जाए। राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, बीजेपी ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 विधायक संपर्क में है, देखना है उससे क्या होता है। लेकिन 23 के पहले ये टूट हो सकता है, 23 चुनाव जब शुरू हो उसके ठीक पहले भाजपा में भी टूट हो जाए। तमाम गुजरात की परिस्थितियां देखिए, तमाम असंतुष्ट नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने भी। अगर विधायक टूटते हैं तो गलत मैसेज जाएगा कि आप अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है 23 में इसके कुछ उनको सकारात्मक परिणाम भी दावा तो कांग्रेस भी कर रही है कि हमारे पास भी भाजपा के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष ने यह दावा किया था कि बहुत सारे विधायक कांग्रेस बीजेपी के हमारे संपर्क में हैं। अगर तीसरे पार्टी की बात करें, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरी पार्टी का रोल बहुत दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह विधानसभा के चुनाव गुजरात में इन दिनों चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बड़ी चर्चा है। जब महापौर के चुनाव हुए थे, नगर परिषद के चुनाव हुए थे, तो आम आदमी पार्टी ने पूरे एनर्जी के साथ चुनाव लड़ा और एक महापौर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का मिला। तो आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों की भी बात करें तो तीसरी पार्टी के रूप में आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह भूमिका निभाएंगे? देखिए, गुजरात और हिमाचल के चुनाव बहुत कुछ निर्धारित करेंगे कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में कैसा परफॉर्मेंस रखेगी या कैसा परफॉर्मेंस देती है। दूसरा, भाजपा और कांग्रेस के बाद जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उनकी गतिविधियां चुनावी साल में ही दिखती हैं। चाहे बात समाजवादी पार्टी की कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की कर लीजिए। अब बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि उसका जो कोर वोट बैंक था, जो पूरी तरह से भाजपा के साथ चला गया था, उसको अपनी तरफ शिफ्ट कराया जाए। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अगर बीएसपी का पूरा वोट बैंक, एसटी-एससी वोट, धरातल में जो अच्छा परसेंटेज वाला वोट है, अगर वो बीएसपी के साथ पूरा जुड़ जाता है, जैसे बीएसपी विंध्य क्षेत्र में एक माइंडसेट के साथ काम कर रही थी कि यहां अच्छा दखल था, 15-20 हजार से बसपा का कैंडिडेट शुरू करता, तो वो 5-8 हजार में और पता नहीं कितना नीचे चला गया था। लेकिन अब वो चाहती है कि वो वोट बैंक थोड़ा सा बिखरे, बीजेपी से टूटे, हमारे साथ आए। इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी किस तरह से यहां चुनाव लड़ने आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतने बड़े राज्य में अभी अरविंद केजरीवाल दांव नहीं खेलना चाहते हैं। गुजरात से बहुत कुछ निर्धारित हो जाएगा। अगर गुजरात में परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मध्य प्रदेश में जरूर वो ताकत के साथ लड़ेंगे। उनकी नजर भी सीधे सीधे बीजेपी कांग्रेस से छूटे हुए नेताओं पर भी ज्यादा रहती है, कांग्रेस के नेताओं पर ज्यादा रहती है जो यहां से छूट के आते हैं। पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में है, चौतरफा गिर भी रहे हैं, ऐसा नहीं। आज ही उनके एक पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का जो वीडियो तिहाड़ जेल से वायरल हुआ, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं। हिमाचल और गुजरात के बाद निर्धारित होगा कि मध्य प्रदेश में वो किस ताकत के साथ लड़ेंगे। लेकिन उनका जो वर्किंग मॉडल है, अभी छोटे राज्यों को चलाने की संकल्पना है और वो उस फॉर्मेट से अभी निकल नहीं पाए हैं। बड़े राज्यों को चलाने की जो पॉलिसी अभी उतनी नहीं है। सिंगरौली एक अपवाद की तरह है। सिंगरौली क्योंकि वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी थी, अच्छे वोट से जीती थी, उनका व्यक्तिगत प्रबंधन, तमाम चीजें। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय होकर काम कर रही है, लेकिन निर्धारित गुजरात और हिमाचल का चुनाव करेगा कि आगे उनका भविष्य क्या होगा। अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी की एक हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि बूथ तक पहुंचने की, और इस समय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बूथ तक पहुंचने की और भारत जोड़ो यात्रा, इन दोनों के बीच क्या भूमिका निभाएंगे भारतीय जनता पार्टी? जिस तरह आगे होके हर बूथ में पहुंच रही है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिले में भी नेताओं के द्वारा लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह मिलेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा और बूथ में लोगों को जोड़ने, दोनों का मसला बहुत अलग है। भारत जोड़ो यात्रा से वोटर नहीं तैयार हो रहा है, एक नैरेटिव बन रहा है, देश को एकता के सूत्र में बांधना, तमाम चीजें हो रही। अब ऐसा थोड़ी ना है कि गांव गांव से आपकी भारत जोड़ो यात्रा निकली है।
ठीक है, एक जिले से निकलती है तो कुछ सीटों पर असर होता है। जल्दबाजी होगी, भारत जोड़ो का कितना व्यापक असर होगा वो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर बूथ में बीजेपी काम कर रही है तो उनका चुनावी प्रबंधन आपने देखा होगा कि चाहे वो 18 का चुनाव रहा, 19 का चुनाव रहा हो, सीधे टारगेट करते हैं, हिट करते हैं कि पन्ना प्रभारी, बूथ के वोटर, एक हमारा बूथ सबसे मजबूत, ऐसे कैंपेन चलाते हैं। उसी ट्रैक पर कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी संगठन को दुरुस्त करना चाहती है, लेकिन उतना दुरुस्त नहीं, उनको रिफॉर्म्स करने होते हैं, बहुत लंबा समय लग जाता है। बीजेपी अपने रिफॉर्म संगठन की बैठ के फटाफट करके इन चीजों से आगे बढ़ते हुए चुनाव में जाते हैं, इसलिए ये दोनों अलग चीजें हैं। एक इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत डिफरेंट है, ये कंट्री वाइज जोड़ने की जो बात है इसका भी असर होगा, लेकिन बूथ में काम करने का, व्यक्तिगत प्रबंधन के साथ काम करने का, पार्टी के संगठन में जोड़ने का, डेटा इकट्ठा करने का, इसका एक अलग महत्व है। इसका चुनाव में बीजेपी को हमेशा फायदा मिलता रहा है। तो ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हैं जो इन दिनों मध्य प्रदेश में बहुत सक्रिय हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अब पूरी जोर आजमाइश और कमर कसकर तैयारी में जुटी हुई हैं। अब आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार और तमाम चीजों को लेकर किस तरह चीजें जाएंगी, अब ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।